नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर से वो असम जाएंगे, फिर राहुल यूपी का दौरा करेंगे। राहुल जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनके तेवर एकदम आक्रामक है। वो नरेंद्र मोदी को चैन से बैठने नहीं देना चाहते। राहुल गतियापी कर रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहे। दूसरी तरफ मोदी इन दिनों कम बोल रहे, कम दिख रहे हैं। तो मोदी कर क्या रहे हैं? पिछले 34 दिनों से नरेंद्र मोदी डायग्नोस कर रहे थे। चुनाव में उनकी पार्टी कैसे पिछड़ गई, उन समस्याओं की पहचान कर रहे थे। अब इलेक्शन की पूरी डायग्नोसिस रिपोर्ट तैयार है। बीमारी का इलाज शुरू हो गया है। जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी होगी। 24 के इलेक्शन का किंग मेकर मोदी ने कैसे आइडेंटिफाई किया, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 400 सीट नहीं आने की प्रॉब्लम क्या थी? 240 पर ही रुक जाने की प्रॉब्लम क्या थी? 63 सीट गंवा देने की प्रॉब्लम क्या थी? नरेंद्र मोदी की पार्टी को धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आ रही है। बीमारी का एक्सरे कर लिया गया है, एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई है। अब दवाई दी जाएगी, कहीं कहीं सर्जरी भी करनी पड़ेगी। अभी झुग्गियों में बैठना होगा, अनऑथराइज कॉलोनी में जाना होगा। जो वहां के प्रमुख लोग हैं उसको प्रदेश से मिलाना होगा, प्रदेश को बताना होगा। अपने सोशल मीडिया पे 10 लोग मीटिंग करते थे, यो समाज नाराज है। 10 लोगों ने घर मीटिंग करी, यो समाज नाराज है। सोशल मीडिया, यूट्यूबर, सब समाज में उलझा रखा सबने में। किसी ने ना प्रदेश की बात की, ना देश की बात की, ना विकास की बात की, सिर्फ समाज में। और उस जाल में हम फंसते चले गए सारे। वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। एक्सरे रिपोर्ट में सबसे पहले जिस बीमारी का नाम आया वो है कास्ट। कास्ट यानी जाति। नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रही कि इस बार बड़े बड़े राज्यों में उसका जाति वाला इक्वेशन बिगड़ गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 37.36% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 36.56% वोट मिले। बीजेपी का वोट प्रतिशत 1% से भी कम घटा। बीजेपी के वोट सिर्फ 0.80% कम हुए। इतने भर से 63 सीटें कम हो गई। नरेंद्र मोदी की पार्टी 303 सीटों से गिरी और 240 सीटों तक पहुंच गई। कारवां निकल गया। गुबार थमने तक जाति गणित का हिसाब नहीं लगा। अब जबकि गुबार थम रहा है, तब यह पता चल रहा है कि ओबीसी से अधिक दलित वोट बीजेपी से दूर शिफ्ट हो गया। कांग्रेस और इंडी अलायंस ने संविधान और आरक्षण पर ऐसा दांव खेला कि बीजेपी को समझ ही नहीं आया कि अंदर ही अंदर उसने कितना नुकसान कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, डराओ मत। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखती है, डरो मत, डराओ मत। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे देश से। हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। डरो मत और डराओ मत वाले राहुल ने हकीकत में क्या किया? राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने चुनाव में दलित भाइयों को रिजर्वेशन खत्म होने का ऐसा डर दिखाया कि उनको बीजेपी से दूर कर दिया। पूरे चुनाव राहुल गांधी संविधान की इस गुटका के साथ घूमते रहे। हर रैली में संविधान दिखाते रहे और दलित भाइयों को आरक्षण के सवाल पर डराते रहे। यूपी में करीब 1/4 दलित वोट इंडी अलायंस की ओर शिफ्ट हुआ। बिहार में करीब 35% दलित वोट एनडीए से दूर होकर इंडी अलायंस की तरफ चला गया। महाराष्ट्र में एनडीए दलों की महायुति को 35% दलित वोट मिले तो इंडी दलों की महाविकास अघाड़ी 46% दलित वोट हासिल करके आगे निकल गई। राजस्थान में भी दलित वोट कांग्रेस की ओर जाने से लोकसभा की 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल गई। बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी। 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी के लिए पावर हाउस रहा यूपी ही सबसे ज्यादा हिला हुआ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यूपी में दिखी है, इसलिए इलाज की शुरुआत भी यूपी से की गई है। एनडीए 36, इंडी 43, अन्य 1।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों का यह रिजल्ट 1.25 महीने बाद भी बीजेपी को शूल की तरह चुभता है। अयोध्या फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी की हार तो है ही, लेकिन यूपी में पिछड़ जाना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें चल रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन तक लखनऊ में ही बैठकर फीडबैक लेते रहे। बीएल संतोष ने खास तौर पर योगी सरकार के दलित मंत्रियों, अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों और बीजेपी के अन्य दलित नेताओं के साथ मीटिंग की। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूपी की 17 आरक्षित सीटों में से बीजेपी 9 पर हार गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी एनडीए को 24% जाटव वोट मिला तो 25% जाटव वोट कांग्रेस इंडी अलायंस की तरफ चला गया। यूपी में बीजेपी एनडीए को 29% गैर जाटव दलित वोट मिला तो 56% गैर जाटव दलित वोट कांग्रेस इंडी अलायंस को चला गया। 2012 से मायावती का दलित वोट बैंक टूटना शुरू हुआ तो वो बीजेपी की तरफ आया। 2014, 17, 19 और 22 में बीजेपी ने यूपी में अपना दलित वोट बैंक कंसोलिडेट किया, लेकिन 2024 में यह सिलसिला टूट गया। दलित वोट वापस बीएसपी की तरफ जाता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन दलित वोट सपा और कांग्रेस की ओर जाने से बीजेपी को मुश्किल हो गई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 87% जाटव वोट बीएसपी की तरफ गए थे। बीजेपी को 8% और कांग्रेस सपा गठबंधन को महज 4% जाटव वोट मिले थे। गैर जाटव दलित वोटों में भी 44% का वोट शेयर लेकर बीएसपी सबसे आगे थी। बीजेपी को 32% और सपा कांग्रेस अलायंस को 13% गैर जाटव दलित वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी दलित वोटर कांग्रेस और सपा से दूर रहे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस को मिले जाटव वोट को जोड़ दें तो भी यह आंकड़ा 10% तक ही पहुंचता है। बीजेपी को 21% और बीएसपी को 65% जाटव वोट मिले। गैर जाटव दलित वोट की बात करें तो 2022 में सपा कांग्रेस को 27% गैर जाटव वोट मिले, बीजेपी को 41 और बीएसपी को 27% गैर जाटव दलित वोट मिले। 2024 में जाटव और गैर जाटव दोनों केस में इंडी अलायंस ने जबरदस्त छलांग लगाई। 2024 के चुनाव को 2022 के चुनाव से कंपेयर करें तो 15% एक्स्ट्रा जाटव वोट और 29% एक्स्ट्रा गैर जाटव वोट इंडी अलायंस को मिले। इस छलांग की असली वजह संविधान पर दिखाया गया डर है। बीजेपी इसका काउंटर कैसे करेगी? बीजेपी अब गांव-गांव तक जाएगी। शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यूपी के हर गांव में शाखा खोलने का फैसला किया है। एक-एक दलित परिवार को यह समझाया जाएगा कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर कोई बचा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। मोहनलालगंज सीट से 2 बार के सांसद रहे कौशल किशोर इस बार हार गए। कौशल किशोर ने लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगवाए हैं जिसमें कहा गया है कि संविधान है और रहेगा। दलित नाराज कहाँ है? दलित नाराज नहीं है। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है, 4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। लोग प्रभावित होते हैं कि एक सामान्य परिवार की महिला के लिए 8 बार पार्टी टिकट दे रही है, बार-बार मंत्री बना रही है, तो दलितों का यहाँ पर पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है, तो दलितों के नाराज होने का प्रश्न नहीं है। जहाँ तक राशन की बात है, सबसे ज़्यादा फायदा हमारे दलित भाइयों को हो रहा है और एक ऐसे वर्ग के लिए भी हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी अच्छा भी नहीं सोचता, वो भी सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा है। लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और दलित जितना दे सकते थे उतना वोट उन्होंने दिया और पार्टी के लिए आगे बढ़ाया। वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सुनेंगे तो पता चलेगा कि यहां भी बीजेपी ने प्रॉब्लम का पता लगा लिया है। अब बीमारी का इलाज किया जा रहा है। हम सोच ही नहीं पाए कि कौन सी ताकतें हैं जो हमें जातियों में, समाज में तोड़ना चाहती हैं। ये ताकतें खुद तो संगठित रहती हैं पर आपको जातियों में तोड़ना चाहती हैं और हम उसी भ्रमजाल के शिकार हो गए। हमने कुछ नहीं सोचा। बहुत से लोग क्यों नाराज है पता नहीं। ये भी बात थी कि मोदी जी तो बनी रहे, सब अपने अपने की काटने में लगे रहे। आप लोगों का साथ है। चुनाव आ रहे हैं, हौसला बिल्कुल नहीं आ रहे।
हौसला ऐसा कैसा ही मजबूत है, पूरा ठाड़ा है। परंपरागत वोट बैंक संभाल कर रखने का इफेक्ट क्या होता है, यह मध्य प्रदेश से सीखना चाहिए। एमपी में बीजेपी ने अपना हर किला बचाकर रखा और कांग्रेस के एकमात्र गढ़ छिंदवाड़ा को भी फतेह कर लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 53% दलित वोट मिले, 70% आदिवासी वोट, 63% अपर ओबीसी वोट और 71% लोअर ओबीसी वोट मिले। इनके अलावा 72% सवर्णों ने भी बीजेपी के लिए वोट किया। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति का वोट लेने के बाद ही तो एमपी में बीजेपी 29/29 का स्कोर कर पाई। कांग्रेस यहां 0 हो गई। जनता ने इनको एक बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, लेकिन फिर भी इनका अहंकार देखो। 2004 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव, तीनों चुनाव में मिलाकर जितनी सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उन सब को भी एक साथ एकत्रित कर लो, 45, 56 और 99, उसके बाद भी 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला है। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचानें, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। एमपी में 100% स्ट्राइक रेट हो गया। 100% स्ट्राइक रेट दिल्ली में भी हुआ, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो एमपी में है। केवल 7 महीने बाद दिल्ली में चुनाव हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। बीजेपी लोकसभा चुनावों में सभी 7 की 7 सीटें जीत कर आई है, फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक संशय बना हुआ है। झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को रिप्लेस कर दिया है। फ्री बिजली और फ्री पानी के दांव ने आम आदमी पार्टी को स्थापित कर दिया है। दिल्ली में इस बार पीने के पानी का मिसमैनेजमेंट हो गया। दिल्ली वालों को पानी देना केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली की मंत्री आतिशी खुद पानी के लिए धरने पर बैठ गई। यानी जिनको समाधान करना था वही समस्या चिल्लाने लगे। दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि झुग्गियों में जाना पड़ेगा, दलितों वंचितों के साथ बैठना पड़ेगा, गलियों में जो नैरेटिव चल रहा है उसे तोड़ना पड़ेगा। ये जो कंफ्यूजन फैला रखा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, उस कंफ्यूजन को दूर करना होगा। अभी भी गलियों में कंफ्यूजन है मेरे भाई बहन, मेरे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और कंफ्यूजन इतना बड़ा है, उस कंफ्यूजन को दोबारा पैदा करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं। वो आम आदमी पार्टी का पानी के लिए स्वयं अनशन पे बैठना कोई छोटी घटना नहीं है। इसमें बड़ी साजिशें हैं ताकि लोगों को लगे अच्छा तब तक पानी और कोई देने वाला है क्या। तब हमें गली में काम करना होगा, जन जागरण करना होगा। अभी झुग्गियों में बैठना होगा, अनऑथराइज कॉलोनी में जाना होगा, जो वहां के प्रमुख लोग हैं उसको प्रदेश से मिलाना होगा, प्रदेश को बताना होगा। बहुत मजबूत लोग हैं जो बिना संपर्क के बिना कहीं और भटक जाते हैं। हमें नए लोगों को भी ध्यान देना है और हमें पुराने लोगों का भी सम्मान करना होगा मेरे भाई बहन। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए फेस नरेंद्र मोदी का ही होगा। मोदी की पार्टी मोदी के नाम पर ही वोट मांगेगी। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स का जवाब बीजेपी मोदी केयर से देगी। साथ में आप और कांग्रेस की दोस्ती दुश्मनी के विरोधाभासों पर भी प्रहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कटिबद्ध है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली वासियों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। लेकिन उसके लिए हमको आने वाली 2025 की असेंबली अवश्य जीतना पड़ेगा और इस बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार को घर बिठाना पड़ेगा। यह संकल्प लेके आज के कार्यकारिणी जाएगा। आखिर डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र और राज्य की सरकार मिलके जब यहां विकास का काम करेगी
तभी जाके दिल्ली के घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, परिवार तक हम विकास पहुंचा पाएंगे। मोदी के विरोधी 4 जून से यही रट रहे हैं कि मोदी इस बार 5 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पहले कांग्रेस ने यह कहा, फिर लालू यादव ने तो अगस्त 2024 की डेडलाइन भी बता दी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी यही दोहरा रहे हैं। जैसे जैसे समय जाएगा आपको पता चलेगा कि देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी जी और मिस्टर अमित शाह ज़्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। दावा तो कर दिया, लेकिन यह होगा कैसे? इस साल लोकसभा चुनाव दोबारा होने का कोई चांस ही नहीं है। हां, 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव जरूर होंगे, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। बीजेपी को किसी एक राज्य में सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पर एक छत्र राज करने का बीजेपी का सपना कैसे टूटा, इसकी जड़ में भी जाती है। महाराष्ट्र में एनडीए को 46% मराठा वोट मिले, इंडी अलायंस को 39% मराठा वोट मिले। एनडीए को 50% तो इंडी अलायंस को 39% पिछड़ा वोट मिले। एनडीए को 35% तो इंडी अलायंस को 46% दलित वोट मिले। एनडीए को 35% आदिवासी वोट मिले तो इंडी अलायंस को 55% आदिवासी वोट मिले। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन साथियों ने अपना वोट बैंक बचाया, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। यूपी की तरह यहां भी दलित और आदिवासी वोट इंडी अलायंस के पाले में चला गया। महाराष्ट्र में बीजेपी को 26% से ज्यादा वोट मिले, सीटें मिली 9। कांग्रेस को 17% से कम वोट मिले, सीटें मिली 13। महाराष्ट्र में यूबीटी को 17% से कुछ कम वोट मिले, सीटें मिली 9। हिंदुस्तान का चुनाव ब्रिटेन जैसा चुनाव नहीं है। ब्रिटेन में 33% वोट लाकर भी लेबर पार्टी ने 400 पार कर लिया। हिंदुस्तान में 37% वोट लाकर भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अमेरिका में बाइपोलर चुनाव होता है, वहां जीत के लिए 50% से ऊपर वोट चाहिए। ब्रिटेन में वोटर 4 हिस्सों में बंट गए, इसलिए 33% वोट से भी लेबर पार्टी जीत गई। हिंदुस्तान का चुनाव इस मायने में अनोखा है क्योंकि यहां राज्य बदलते ही चुनावी हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। महाराष्ट्र में 33% वोट शेयर हासिल करके भी महायुति की 3 पार्टियां 48 में से 17 सीटें ही जीत पाईं। पश्चिम बंगाल में 45% वोट पाकर ममता बनर्जी ने पूरा राज्य स्वीप कर लिया। स्टेट स्पेसिफिक इलेक्शन डायनामिक्स भारतीय चुनाव की सबसे बड़ी खासियत है। कास्ट डायनामिक्स इसकी यूएसपी है। जिस पार्टी ने कास्ट डायनामिक्स को तोड़ लिया, समझिए कि उसने चुनाव जीत लिया।